ओके, देखो भाई, हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए थे चैप्टर डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव। इसमें हमने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसके बेसिस पे हमें पता चला था कि लाइट जो है वो वेव नहीं है, पार्टिकल है। एंड देन वी कंक्लूडेड कि अच्छा, लाइट के पास दोनों बिहेवियर है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसके अलग अलग बिहेवियर को हमें इसके अलग अलग नेचर से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसके पास दोनों नेचर है, जस्ट लाइक किसी पार्टिकल के पास भी दोनों नेचर होते हैं, बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। मतलब कोई भी चीज प्योर वेव नहीं है, कोई भी चीज प्योर पार्टिकल नहीं है, हर एक चीज के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, इसके बेसिस पर हम लोग इस चीज पे आए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमने जो भी पढ़ा था, उसमें जो सार है वो क्या है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन, अगर हम किसी मेटलिक सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, अगर हम किसी भी मेटलिक सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, इट इज गिवन बाय एच न्यू माइनस फाइव, जहां एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पता है सब लोगों को प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और फाई है आपका, फाई को क्या बोलते हैं बताइए? वर्क फंक्शन। फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, आपका एक और क्वांटिटी होता है न्यू थ्रेशोल्ड। न्यू थ्रेशोल्ड मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब क्या होता है, एच न्यू थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप इंसिडेंट कराओगे तो कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा आपके मेटलिक सरफेस से। इसके अलावा आप ऑब्वियसली एच न्यू को एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, क्योंकि न्यू कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। हमने एच सी की वैल्यू भी याद की थी, कितना था ये, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, या 1240 भी बोल सकते हो इसे, डिपेंडिंग ऑन किससे कैलकुलेशन आसान पड़े वो आप यूज कर सकते हो। अगर आप एंगस्ट्रॉम में यूज करना चाहते हो तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। बेसिकली हमने देखा था, बात की थी डी ब्रोगली वेवलेंथ की, डी ब्रोगली की थ्योरी की। ये डिटेल में नहीं पढ़ा था, अभी मैं बस बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से नया चीज शुरू भी हो गया है। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है, इट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। लैम्डा कितना, एच बाय पी। नाउ ये दिस वर्क्स फॉर पार्टिकल्स एज वेल एज लाइट। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए भी काम करेगा, प्रोटॉन के लिए भी काम करेगा, आपके लिए भी काम करेगा, मेरे लिए भी काम करेगा, और ऑब्वियसली दिस विल वर्क फॉर फोटोन्स एज वेल। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, रिलेशन दिया था। पी पार्टिकल नेचर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है, और लैम्डा बात कर रहा है वेवलेंथ की। ठीक है, मतलब वेव नेचर के बारे में बात कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन दिया था उसमें, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी पार्टिकल के लिए मोमेंटम पी कितना होगा, एम वी, है ना, दैट कैन बी इक्वेटेड टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। मतलब पार्टिकल्स के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, हम फोटोन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लाइट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड से काफी कम है। तो उसमें मोमेंटम इज इक्वल टू एमवी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के आप यूज कर सकते हो। ये वैल्यू आप यहाँ पे उठा सकते हो, तो लैम्डा आपका आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो तो बता दो।
ठीक है। और अगर मैंने काम किया एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसा काम किया कि एक इधर की तरफ मैंने बैटरी का लोअर पोटेंशियल ले लिया, इधर हायर पोटेंशियल ले लिया, यहां एक प्लेट लगा दी जो लोअर पोटेंशियल पे, यहां एक प्लेट लगा दी जो हायर पोटेंशियल पर है। तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर यहां पर ये रेस्ट पर है, यहां पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी के आ जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के पास, ये काइनेटिक एनर्जी के कितनी हो जाएगी, अंडर रूट क्यों, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अगर बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू वी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी v रहेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से नया थ्योरी शुरू हो चुका है, ठीक है। सर लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से छोड़ूं, पॉइंट बी तक वो चला जाए सच दैट Vb माइनस Va इज इक्वल टू V है, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहां से मैंने रेस्ट पे छोड़ा है, तो यहां पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी के आ जाएगी। दिस काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, माइनस E इंटू वी, है ना। क्योंकि वर्क डन कितना होता है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, माइनस क्यू वी होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है, क्यू इंटू वी होता है, ठीक है। तो माइनस क्यू वी, क्यू कितना माइनस ई, तो दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की यहां पहुंचने पर। तो अगर मैं इसको यहां डाल दूं तो मेरे को लैम्डा मिलेगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई वी, और अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाय v अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। समझ में आई बात? इतना वेवलेंथ आएगा। अच्छा, इतना वेवलेंथ कितना, कितना मीटर नहीं, मीटर या सेंटीमीटर नहीं, इतना एंगस्ट्रॉम। मतलब ये है कि अगर आप 150 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराते हो तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो अगर 150 वोल्ट है तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम आएगा। इतना वेवलेंथ आपके इलेक्ट्रॉन का मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी। तो ये आप याद कर लेंगे, लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी, क्योंकि अदरवाइज आपको इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। सोचिए, आपको h की वैल्यू डालोगे, m की वैल्यू डालोगे, e की वैल्यू डालोगे, अंडर रूट ऑफ 2m ev निकालोगे, राइट। मेहनत है कि नहीं है? तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला है अपन को जो याद रखना है, लैम्डा की वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस वर्क्स ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन के लिए नहीं है, क्योंकि मेनली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये सब चीजें यूज करते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का अक्सर आपको वेवलेंथ निकालना होगा। अगर प्रोटॉन का निकालना हो तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मास ऑफ प्रोटॉन यूज करके, ठीक है। वैसे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी हर जगह काम करता है, सिर्फ यही एक इकलौता है जो इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहा है। ओके बेटा, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। देखो फर्क कहां पे पड़ जाता है लाइट में और नॉर्मल पार्टिकल्स में। लाइट के लिए मोमेंटम होता है mc, लाइट के पार्टिकल्स के लिए, फोटॉन्स के लिए, और क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी होता है mc स्क्वायर, दैट इज सिंपली p इंटू सी, ठीक है। बट किसी नॉर्मल पार्टिकल्स के लिए जिसकी स्पीड लाइट से काफी कम है, उसके लिए मोमेंटम तो होता है mv, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। तो यहां पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इसको सीधे p इंटू वी से भी निकाल सकते हो क्योंकि v अपने आप में अननोन होगा, तो p स्क्वायर बाय 2m करके आपको यहां पहुंचना पड़ता है, ये थोड़ा झमेला है। मतलब बेसिकली यहां पर मोमेंटम को आप सीधे सीधे एनर्जी बाय c लिख सकते हो, और यहां पे मोमेंटम को क्या लिखोगे,
अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। ये फर्क है, इस वजह से दोनों की कैलकुलेशन काफ़ी अलग चली जाती है। ठीक है, लाइट वाले केस में कैलकुलेशन आसान है, पार्टिकल्स वाले केस में कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन अक्सर करनी पड़ती है हमें, इसलिए बेटर है कि इलेक्ट्रॉन के केस का कैलकुलेशन याद ही रख लें। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोला था, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाय वी, वेयर वी इतना एंगस्ट्रॉम, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? आप समझिए ना, पॉइंट ए जिसका पोटेंशियल x है, पॉइंट बी जिसका पोटेंशियल y है, पॉइंट ए से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं तो यहां पर जाकर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा E इंटू वाई माइनस एक्स, है ना, दैट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? अगर 10 वोल्ट से मैं 50 वोल्ट तक ले जाऊं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसे में लैम्डा कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 150 बाय 40 एंगस्ट्रॉम एक इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये सब कैलकुलेशन बचाने के लिए इतना बता रहे हैं, नहीं तो आपको लंबा चौड़ा मेथड सबका सही है। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 150 बाय भी ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि ये करने का आंसर किस में मिलेगा? एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। ओके, फिर से आ जाते हैं वापस से उस इक्वेशन पे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। क्या था? के मैक्स इज इक्वल टू क्या था बेटा? एच न्यू माइनस फाइव, या फिर एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव, और के मैक्स का एक और तरीका क्या था? ई इंटू वी स्टॉपिंग, है ना? समझ में आई बात? ये बेसिक इक्वेशन है जिसके ऊपर बेस्ड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में होता क्या है ना कि कैलकुलेशंस बहुत होती हैं, क्वेश्चंस जितने भी हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत होती है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस शुरू करते हैं, और कैलकुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए टाइम भी थोड़ा लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मेन टाइम लगता है इन चैप्टर्स में। पहला क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट on photoelectric emission following observations were taken। पहला क्या था? लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट आपको दे रखा है 1.98 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सेकंड चीज दे रखी है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। थर्ड चीज दे रखी है, अच्छा और कुछ दिया नहीं गया, ये दो चीज ऑब्जर्व करी थी। क्वेश्चंस पूछे गए इसके बाद। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड फर्स्ट पार्ट में काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली के मैक्स निकालना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है वर्क फंक्शन निकालिए, और थर्ड पार्ट में पूछा गया है न्यू थ्रेशोल्ड निकालिए। ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? लैम्डा इंस्टेंट दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाई और न्यू थ्रेशोल्ड निकालना है। तो पार्ट ए, के मैक्स कितना होता है कोई बताएगा मेरे को? के मैक्स सीधे होता है ई इंटू वी स्टॉपिंग, राइट, दैट इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है?
इलेक्ट्रॉन्स का 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पार्ट? वी स्टॉपिंग हाँ पता सर। है 2.5 वोल्ट, उसको ई से मल्टीप्लाई करना था, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और क्या? पार्ट बी में पूछा है फाई। फाई कैसे निकलता है? तो हमारे पास है कि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, है ना? सो दिस मीन्स दैट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू लैम्डा दे रखा है आपको, तो एच न्यू की जगह क्या यूज करेंगे? एच सी बाय लैम्डा यूज कर लेंगे, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई। दिस इंप्लाइज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी कितना होगा? एच सी तो होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा कितना है? 1.98 इंटू 10 माइनस 7 है, मतलब कि 198 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर नैनोमीटर चला गया, क्या बचा? ये बच्चा है 6.2 से थोड़ा ज़्यादा, तो 6.2 थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 40 है ना उधर, इधर हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और जुड़ जाएगा, 52 हो जाएगा, तो 6.26 हो जाएगा। ठीक, 6.26 इलेक्ट्रॉन, अच्छा सॉरी, इतना -5 था ना। दिस इंप्लाइज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 6.26 माइनस 6.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, नैनोमीटर तो कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 विच इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 6.26 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पार्ट बी भी हो गया, पार्ट ए भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? न्यू थ्रेशोल्ड, सी निकालना है, न्यू थ्रेशोल्ड। तो हमें मालूम है एच इंटू न्यू थ्रेशोल्ड h इंटू न्यू थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 5 होता है। दिस इंप्लाइज न्यू थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 5 अपॉन h, दैट इज इक्वल टू 3.76 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल अपॉन h कितना होता है? h होता है आपका 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? बहुत लंबी कैलकुलेशन दे दी इसने, 3.76 इंटू 1.6 तो इसका 6.6 0.91 आएगा, 0.9 समथिंग आएगा, 0.91 मान लो तो उसको 10 टू पावर माइनस 15। ठीक है, तो सर -34 होगा ना यहाँ पे? हाँ, तो ये हो गया आपका 0.91 के आसपास आएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू माइनस में प्लस होगा ना यहाँ पे 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो 9.1 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज ये आपका न्यू थ्रेशोल्ड है। यहाँ देखो कैलकुलेशन बहुत बढ़ गई है ना, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। जब भी आपको एच की पूरी वैल्यू डालनी पड़ जाएगी ना, कैलकुलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा? हाँ ये अच्छी खासी कैलकुलेशन है, मतलब ये मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि इसको जल्दी कैसे करें जाए। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लो। अ बीम ऑफ लाइट consists of 4 wavelengths
4000 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम, 6000 angstrom and 7000 angstrom, each of intensity each of intensity 1.5 into 10 to power -3 watt per मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबकी इंटेंसिटी भी दे रखी है। द बीम falls normally on area 10 to power -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, of metal with work function phi is equal to कितना 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, assuming each capable photon emits an electron, calculate the number of electrons emitted per सेकंड। हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ये बताना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब सॉल्यूशन समझिए। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से इतनी देर में समझ में आ ही गया होगा कि भैया एक ही बीम है जिसमें चार वेवलेंथ है, चारों वेवलेंथ दे दी गई है और बोला कि सबकी इंटेंसिटी सेम है, सारे इंडिविजुअल वेवलेंथ की इंटेंसिटी इतनी है। ये एक मेटल पे गिरता है जिसका सरफेस एरिया 10⁻⁴ मीटर पर स्क्वायर है, नॉर्मली गिरता है इसलिए पूरी एनर्जी काम आएगी, मतलब सीधे से एनर्जी को आप लिख सकते हो इंटेंसिटी इंटू एरिया, पावर को लिख सकते हो इंटेंसिटी इंटू एरिया। वर्क फंक्शन दे रखा है आपको, आपसे बोला है कि अगर जितने भी कैपेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी जितने कैपेबल फोटोन्स हैं, अगर वो सब के सब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो बताना है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कैपेबल फोटोन का मतलब क्या है। तो कैपेबल फोटोन का वो मतलब ये मतलब है कि जिस फोटोन के पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो hc/λ1 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन λ1। अब 12400 को अगर आप लैम्डा से डिवाइड करोगे, 4000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4000 डिवाइड करोगे तो 12000 है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, डेफिनेटली 1.9 से बड़ा है। लैम्डा 2 मतलब 4800 से डिवाइड करोगे 12400 को तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.9 से बड़ा ही है। 6 से डिवाइड करोगे तब भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.9 से बड़ा है। लेकिन 7000 से डिवाइड करोगे तो ये करीब करीब 1.8 से भी छोटा आ जाएगा, 1.7 समथिंग आएगा, ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा हो गया। इसलिए इस 7000 एंगस्ट्रॉम वाली जो वेवलेंथ है ये कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगी। तो मतलब क्या हुआ, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देयरफॉर 7000 angstrom wavelength won't liberate any electron। ये वाले जो वेवलेंथ है ये कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, ये तीनों कैपेबल हैं, इसलिए इन तीनों वेवलेंथ के जितने भी फोटॉन्स हैं सब के सब वेवलेंथ एमिट करेंगे। ठीक है, अब पावर बाय
ईच वेवलेंथ कितना हो जाएगा, हर एक का पावर कितना हो जाएगा, ये तो इंटेंसिटी। हमें मालूम है इंटेंसिटी कितना होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिस इंप्लाइज पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। सबकी इंटेंसिटी सेम है, सबका एरिया सेम है, तो दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻7 वॉट, क्योंकि एरिया पता है 10⁻⁻4, इंटेंसिटी पता है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ये आइए आगे, ठीक है, सबका पावर सेम है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब एनर्जी मतलब कि इतना एनर्जी हर एक सेकंड में हर एक वेवलेंथ का गिर रहा है। सो नाउ एनर्जी विथ 1 फोटोन कितना होगा, एनर्जी विथ 1 फोटोन इज नथिंग बट hc by lambda। देयरफॉर नंबर ऑफ फोटोन्स कितना हो जाएगा पर यूनिट टाइम, कितना हो जाएगा, पावर जो एनर्जी है टोटल एक सेकंड में जो गिरा है डिवाइडेड बाय hc by lambda दैट इज इक्वल टू p lambda by hc। यह आएगा नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। जो कैपेबल फोटोन्स है हमें वही कैलकुलेट करने से 7000 के बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। p क्या है, पावर है, मोमेंटम नहीं, ध्यान रखना इसका। देयरफॉर which implies total number of capable photons is equal to power upon hc into lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3। जहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दो। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतना ही होंगे ना जितना नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे। क्या बोला, हर एक कैपेबल फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली कभी भी, बट क्वेश्चन में देखा मानना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स दैट इज इक्वल टू पावर अपॉन hc इंटू तीनों लैम्डा का सम 8800 प्लस 6000 मतलब 14800 दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻7 वॉट इंटू 14800 एंगस्ट्रॉम अपॉन hc को लिख रहा हूं कितना 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। 124 एक जीरो लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लिखेगा, डबल जीरो लगाऊंगा तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्यों लिखा है एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि ऊपर एंगस्ट्रॉम में क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम दे रखा है। 2 जीरो ये वाले कैंसिल हो गए। दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 148 अपॉन 124 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 148 अपॉन 124 इंटू 1.6 इंटू 10⁻12। इतने सब कुछ कट जाएगा, पर सेकंड बच जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉट है ना, यहाँ वॉट है, जूल नहीं है, जूल पर सेकंड है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में, पर सेकंड बचा रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है 15 गुना 148 बटा 124 गुना 16। तो क्या आएगा आंसर, बहुत ही गंदा आंसर है फिर से, बट अप्रोक्सीमेशन देखा जा सकता है। 148 है ना, तो 223 सही 222 नीचे आ जाएगा। 1.6 इंटू 125 करते तो 200 आता, 124 कर रहे हैं तो 197, तो 222 अपन 190, तो ये आ गया आपका 1.1 के आसपास आ गया। 222 हुआ, थोड़ा 1.1 से थोड़ा ऊपर आएगा, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.1 लिख दे रहा हूं मैं। 1.1 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। इतने इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेकंड में निकलेंगे। आंसर चेक कर लें, 1.12 है, ठीक है, 1.1 से थोड़ा ज़्यादा है, और क्या। समझ में आई बात, कैलकुलेशन समझ में आया।
क्योंकि कैलकुलेशन करने का जो ट्रिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, इवन इन द बेस्ट ऑफ द बुक्स, इवन इन द बुक दैट जो कि मेरे पास में है, उसमें कैलकुलेशन ऐसे नहीं की गई है। कैलकुलेशन कैसे की है, हर एक स्टेप पे कैलकुलेशन करते चले गए। अपन ने यहाँ पे क्या किया, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 सीधे कर पाए ना, अपन लोग जोड़ पाए ना। उसने कुछ नहीं किया, उसने हर एक के लिए एच सी वाई लैम्डा 1 जोड़ रखा है। ठीक है, सबके लिए एच सी वाई लैम्डा 1, एच सी वाई लैम्डा 2, एच सी वाई लैम्डा 3 कैलकुलेट किया। फिर हर बार पावर को पावर अपॉन एच सी वाई लैम्डा 1 प्लस पावर अपॉन एच सी वाई लैम्डा 2 प्लस पावर अपॉन एच सी वाई लैम्डा 3 ये कैलकुलेट किया उसने। ठीक है, और अगर हम तमीज से करें तो हमें क्या करना पड़ा, 3 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमें सिर्फ 1 बार कैलकुलेशन करनी पड़ी। राइट है ना, समझ में आई बात। इसीलिए कहते हैं कि कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करनी चाहिए। जितना एक्सप्रेशन सॉल्व कर सको उतना एक्सप्रेशन में सॉल्व कर लो, अंत में कैलकुलेशन करो। नहीं तो ऐसा ही, मतलब यहाँ तो बच गए, यहाँ तो अपन ने सही तरीके से किया। नहीं सोचिए, आपने एक बार कैलकुलेशन करने में तो आपकी ये हालत है। अगर आप P अपॉन एच सी बाई लैम्डा 1 प्लस P अपॉन एच सी बाई लैम्डा 2 प्लस P अपॉन एच सी बाई लैम्डा 3 कैलकुलेट करते तो आपकी मेहनत ट्रिपल होती कि नहीं होती? ट्रिपल होती ना। सारी बुक्स आपको ट्रिपल मेहनत करवाती हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ थोड़ी सी एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में जैसे कैसे 1.1 आया। हालांकि मैं 1.12 तक पहुँच गया था, बट मैंने आपको आप कंफ्यूज ना हो इसलिए से मैंने 1.1 लिखा। मैं यहाँ से यहाँ तक जल्दी कैलकुलेशन मैंने कैसे की ये भी आपको एक बार बता देता हूँ। बढ़ूँ आगे, ये कैलकुलेशन सिखा दूँ। 1.5 इंटू 148 था शायद ना, हाँ 148 अपॉन 124 इंटू 1.6 था। राइट है ना। मैंने बोला मतलब ये तो 1.5 है, 148 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 150 को करते हैं 225 आता है, उससे 2 कम है तो 3 कम कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 222 अपॉन 124 इंटू 1.6 है। अब देखो यार 1.6 के साथ 125 करते तो क्या होता, सवा गुना हो जाता। सवा गुना मतलब 1/4 उसका ऐड कर दो, तो 1.6 को मैं 1/4 ऐड कर दोगे तो 2 हो जाएगा, और वहाँ पे सवा गुना नहीं सवा सौ गुना है, इसलिए 200 हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ 125 होता तो 200 होता। 124 है तो उससे थोड़ा कम है। कितना कम है? 1.6 कम है, तो ये हो जाएगा 198.4। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 200 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 220 है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर 1.1 आएगा। और 1.1 से एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ 2 कम है, 4 का डिफरेंस है ना, तो 4 को और डिवाइड करो 200 से, कितना बचेगा? 0.02 बचेगा, है ना। तो 1.1 में 0.02 ऐड कर दो, 1.12 हो गया। समझ में आई बात? 1.5 और 1.6 को आसपास मान के उसको हटा के फिर 4 से सर मल्टीपल है वो भी कर इतना कर दोगे, अगर सीधे 1.5 और 1.6 को काट दोगे तब तो आपका डेसिमल का आपने पहला डिजिट ही गड़बड़ा दिया ना। मैं तो डेसिमल का कम से कम सेकंड डिग्री तक सेकंड में अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, आप तो पहले में अप्रोक्सीमेशन कर डाले हो। राइट, 1.1 पहुंच जाएगा। बेटा 140 आपने अगर इन दोनों को काट दिया तो ये 148 अपन 124 करके देखो तो आपका अप्रोक्सीमेटली 1.2 आएगा, 1.19 आएगा, है ना। तो काफी हाँ बड़ा एरर हो गया, उतना नहीं अलाउड होता है। मतलब परसेंटेज में देखो आपने 10% एरर मार दिया भाई, लगभग लगभग, है ना। हाँ सर। आपके आंसर्स अगर थोड़े भी आसपास में होंगे तो ऐसे कैलकुलेशन करके फंस जाओगे। ठीक है, चलो तो
मैंने इस पे 2 बेसिक क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको। आप इसके अलावा और भी क्वेश्चंस में काम करूंगा, आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है। वो पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन का भेजूंगा, खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैं जितना क्वेश्चंस कराऊंगा, देखिए वैरायटी ज़्यादा है नहीं, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट, दिख रहा है ना आप लोगों को। कैलकुलेशंस वही, मतलब स्टेप्स वही हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है, राइट। तो और बाकी मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें और मिलेगा भी नहीं कोई खास आपको, इसलिए मैं बाकी 5-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, वहाँ से देख लीजिएगा, ओके। सो ये वाला जो पोर्शन है इस चैप्टर का ख़त्म हो गया है, जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। अब बात है फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। ये मैंने पढ़ाया था क्या आपको, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन पढ़ाया था शायद, मेरे को जहां तक याद आ रहा है मैंने पढ़ाया है आपको फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, जिसमें लाइट अगर कहीं पर इंसिडेंट होती है किसी एरिया पे, तो वो कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करती है, वो फोर्स कितना होता है ये अपन ने देखा था, याद है। कराया है कि नहीं कराया, बोलो तो सही। नहीं नहीं कराया, ओके। देखो भाई क्या हो रहा है समझिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है। एक्चुअली मैं इस टॉपिक को 2 चैप्टर्स में से किसी भी एक चैप्टर में करा देता हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं मैंने आपको ये कराया कि नहीं कराया। लास्ट ईयर शायद मैंने इसको इस चैप्टर में नहीं कराया था, पहले वाले चैप्टर में करा दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में करा दिया था। इस साल का मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने आपको ईएम वेव्स में करवाया है ये कि नहीं करवाया। आपने बोला नहीं करवाया तो मैं मान लिया। देखो ये अपने पास लेट से कोई भी एरिया है, कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट आ रही है इंटेंसिटी आई की, सरफेस एरिया आपको दे रखा है ए है, और लाइट नॉर्मली आ रही है, और ये लाइट जाके यहां पर एब्जॉर्ब हो जा रही है। नॉर्मली लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहां जाकर एब्जॉर्ब हो जा रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि जब ये लाइट जाकर यहाँ एब्जॉर्ब हुई तो क्या लाइट ने कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया इसके ऊपर, क्या लाइट ने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया। तो हाँ लगाया। कैसे लगाया, देखिए हमें पता है कि इंटेंसिटी होता है कितना, इंटेंसिटी होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। अब इंटेंसिटी, अच्छा एनर्जी कितना है, एनर्जी है नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू mc स्क्वायर, है ना, है ना। इसका मतलब कि जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू ई बाय सी, दैट इज इक्वल टू, अच्छा दैट इज इक्वल टू मोमेंटम जो लाइट लेकर आ रही थी वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू हर एक मोमेंट, हर एक फोटोन का मोमेंटम एन इंटू एम सी, दैट इज इक्वल टू सिंपली ई बाय सी। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी इज इक्वल टू, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, लिख सकता हूं मोमेंटम इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, दिस इंप्लाइज लिखा जा सकता है कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू सी, ये वैल्यू मैंने यहां डाल दी तो मुझे मिलेगा इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू सी अपॉन एरिया इनटू टाइम। दिस इंप्लाइज मोमेंटम फॉलिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू आई ए बाय सी। ये आपको याद रखना, जो मोमेंटम लाइट जो मोमेंटम लेके आपके सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है वो कितना है, आई ए बाय सी। इसको ध्यान रखना है, बस ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है। मोमेंटम फॉलिंग पर यूनिट टाइम कितना है, आई ए बाय सी, या मोमेंटम कैरिड पर यूनिट टाइम कितना है, आई ए बाय सी। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें। तो क्या हुआ
हमने क्या देखा इस केस में, पी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ए बाय सी, और पी इनिशियल है, पी फाइनल पर यूनिट टाइम कितना है, 0, क्योंकि वो तो एब्सॉर्ब हो गया। देयरफॉर डेल्टा पी इन लाइट per unit time is equal to simply P final minus P initial by time, that is equal to minus IA by C। मतलब लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है ये, क्योंकि हमने इंसिडेंट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, तभी तो P इंसिडेंट बाय टाइम को पॉजिटिव लिया ना, तो माइनस IA बाय C है। जिसका मतलब कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लाइट, डेल्टा पी बाय टाइम क्या है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। इसका मतलब फोर्स ऑन लाइट इज इक्वल टू माइनस आई ए बाय सी। दिस इंप्लाइज फोर्स बाय लाइट इज इक्वल टू आई ए बाय सी। ध्यान रखें इस चीज को, लाइट जिधर जा रही है उधर आई ए बाय सी मोमेंटम कैरी कर रही है, तो वही मोमेंटम इसने ट्रांसफर कर दिया आपके इस सरफेस को, तो सरफेस पर लाइट फोर्स लगा रही है कितना, आई ए बाय सी। ये आई ए बाय सी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ये आपका टॉपिक होगा इसका केस 1 का, ध्यान रखें इस चीज को। अगर ये पूरा नहीं भी ध्यान रखो, इतना भी ध्यान रख लोगे, ये दो भी याद रख लोगे, तो काम हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि लाइट अगर ए क्रॉस सेक्शन एरिया से इंटेंसिटी आई से आ रही है, तो कितना मोमेंटम पर टाइम लेके आ रही है, आई ए बाय सी लेके आ रही है, वही मोमेंटम ये आगे जाके ट्रांसफर कर देगी, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट है केस 2। सर कॉपी नहीं होता। कॉपी नहीं हुआ, ठीक है, कॉपी करो जल्दी जल्दी। हो गया सर। ठीक, केस 2 है रिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्मली इंसिडेंट लाइट। देखो भैया, अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो क्या होगा, देखिए ये लेट से आपका सरफेस एरिया है, मिरर है, लाइट आती है नॉर्मली, और रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, ये आपकी इंटेंसिटी आई है। तो मुझे बताइए आपका फोर्स कितना हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्टली फोर्स को ये लिख सकता हूं कि फोर्स विल बी इक्वल टू 2IA बाय सी, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, मुझे बताइए तो जरा। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, दैट इज इक्वल टू माइनस IA बाय सी माइनस IA बाय सी, दैट इज इक्वल टू माइनस 2IA बाय सी। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है, समझ में आई बात। पहले मोमेंटम नीचे था, ऊपर हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम डबल हुआ ना, हाँ है ना? सर। तो इसलिए फोर्स कितना लगेगा, 2IA बाय सी, फोर्स बाय लाइट ऑन सरफेस। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ लाइट, है ना, मतलब दिस इज फोर्स ऑन लाइट बीम। लाइट बीम पे इतना फोर्स लग रहा है, तो लाइट बीम कितना फोर्स लगा रही है, न्यूटन थर्ड लॉ 2IA बाय सी लगा रही है, समझ में आई बात, है ना। हाँ। ओके, नोट करिएगा
इन द फॉर्मूला आई ए बाय सी में ए क्या है? एरिया, किसका एरिया? ऑफ, बताइए तो। बोलिए। सर सरफेस का जहाँ पे राइट इंसिडेंट हो रहा है। सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस, है ना? ये गलत है। सोचिए कि आपके पास ये सरफेस है और लाइट इस सर्कुलर बीम में आकर इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। ये वाला सरफेस आपका ए है, A1 है, और ये वाला सरफेस आपका, इस वाला सरफेस एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आपका A2 है। तो आपको बताइए फोर्स के लिए कौन सा एरिया यूज होगा, A1 या A2? A2 A2 यूज होगा ना। मतलब A जो है ये एरिया ऑफ सरफेस नहीं है, दिस इज बेसिकली A है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बीम है, लाइट की बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है ये। आइए वैसी में समझ में आई बात? हाँ सर। नेक्स्ट, आगे बढ़ो फिर। केस 3, लाइट absorbed when incident at some angle। देखिए अब इसमें फिर से दो केसेस बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो ऐसा केस है जिसमें लाइट आपकी कुछ इस तरीके से आती है और सिर्फ इतने ही एरिया ए में इंसिडेंट होती है। ठीक है, समझ में आई बात? दिस इज योर लेट्स से एरिया A1 एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, स्मॉल आई। तो हमारा, क्योंकि लाइट आई और रुक गई, मतलब लाइट का जो भी मोमेंटम था सरफेस को ट्रांसफर कर देगी, है ना? हाँ या ना? बोलो। हाँ तो क्या मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू आई A1 बाय सी? सिंपली लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो। बोलो ना यार। अगर लिख सकता हूं तो हाँ बोलो, नहीं लिख सकता हूं तो ना सर। बोलो। क्या? हाँ सर। नहीं लिख सकता बेटा। फोर्स होगा आई A1 की जगह ये क्रॉस सेक्शन एरिया यूज होगा ना बेटा, A2 बाय सी, दैट इज इक्वल टू आई A1 कॉस आई बाय सी। समझ में आई बात? इसमें भी ध्यान रखेंगे, लाइट ऐसे आई है, ये वाला एंगल आई है ना? तो इसके कंपोनेंट करने पड़ सकते हैं कभी कभी। तो कंपोनेंट कैसे आ जाएंगे? इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ठीक है,
तो फोर्स वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से अगर इधर की तरफ एक्स एक्सिस ले लिया, नीचे की तरफ वाई एक्सिस ले लिया है, या नीचे की तरफ क्यों वाई एक्सिस ले, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस लेते हैं, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस ले लिया नॉर्मल डायरेक्शन में, तो फोर्स वेक्टर क्या लिखोगे आप, फोर्स वेक्टर लिखोगे आई A1 कॉस आई बाय सी, तो आपका नेट फोर्स है, इनटू माइनस क्या है, इनटू साइन आई कैप माइनस कॉस आई जे कैप। समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, इसको आप A1 की जगह A2 भी यूज कर सकते हो। A1 कॉस आई की जगह आप, ये जहां पे A1 कॉस आई आ रहा है, इसकी जगह आप A2 यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? अगर बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, सरफेस का नहीं दे रखा है, तो बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्टली यूज कर लीजिए। लेकिन दूसरा केस क्या है, वो भी सिमिलर सा ही, कुछ बहुत खास अंतर नहीं, बट छोटा सा अंतर और आ सकता है। क्या? लेट्स से ये आपका सरफेस है, इतना ऐसा सरफेस नहीं बना रहा हूँ मैं, सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और लाइट जो है ना वो आपकी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ये एरिया आपका ए है, ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूँ उसको, ये एरिया आपका ए है, इस सरफेस का एरिया, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थीटा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन यूज करने जाओगे लाइट की बीम का, तो उससे कोई फायदा है क्या? नहीं है फायदा, क्योंकि इसमें से तो कुछ लाइट बाहर निकल गई, राइट? हाँ या ना? हाँ ये Yes, पूरी की sir. पूरी बीम तो इस पे निकल आ ही नहीं रही, तो इसलिए अगर ये वाला एरिया A2 है, तो आप इसमें फोर्स इज इक्वल टू आई A2 बाय सी नहीं लिख सकते। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? एक ही उपाय है, फोर्स इक्वल टू आई ए कॉस थीटा बाय सी। समझ में आई बात? और इसका वेक्टर कंपोनेंट इसका कर ही सकते हो, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा बाय सी इंटू साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। समझ में आई बात? अगर आप आई ए बाय सी ध्यान नहीं रखोगे ना, तो उसी में फंसे रह जाओगे, ये सब कर नहीं पाओगे कभी, है ना बेटा? इसलिए आई ए बाय सी ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है एरिया कौन सा है, आई ए बाय सी में ए क्या है, ध्यान रखना है उस चीज का। समझ में आई बात? हाँ ओके, आगे बढ़ूं? सर। कॉपी नहीं हुआ है? कर लो कॉपी। हो गया। हो गया, आगे बढ़े। केस 4, केस 4 है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ बीम इंसिडेंट एट सम एंगल, लेट्स से थीटा। तो अपने पास ये सरफेस है जिसका सरफेस एरिया अपन को ए दे रखा है, और लाइट की बीम कुछ ऐसे आई है, सिर्फ 3 रेज से मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको,
इसके बाहर जा रही नहीं जा रही उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह क्या यूज़ करूँगा, देखो ध्यान दो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, इसलिए वाला एंगल फिर से कितना आया, थीटा आया। आया कि नहीं आया, है ना, बोलो। इसलिए अगर ये वाला एरिया ए है तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, जो हम यूज कर रहे थे बहुत देर से। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका इनिशियल मोमेंटम जो है इधर होगा, पी इनिशियल, और फाइनल मोमेंटम इधर हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो कैसे चली जाएगी, राइट, है ना, पी फाइनल। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा बाय सी है, राइट, है ना, सॉरी ये पी नहीं है, ये पी पर यूनिट टाइम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, ये हो जाएगा आपका डेल्टा पी पर यूनिट टाइम। इसमें ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, तो डेल्टा पी पर यूनिट टाइम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2ia cos थीटा बाय सी इंटू कॉस थीटा जे कैप। समझ में आई बात? तो फोर्स जो लगेगा दैट इज विल बी इक्वल टू -2ia cos स्क्वायर थीटा बाय सी जे कैप। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो बता दो। देखो लाइट का जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है ना, वो रिफ्लेक्शन पे चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्मल के लॉन्ग मोमेंटम चेंज हुआ है। ऊपर की तरफ लाइट का मोमेंटम चेंज हुआ, इसलिए लाइट फोर्स नीचे की तरफ लाएगी आएगी, इसलिए माइनस जे कप आ गया। समझ में आई बात? सिर्फ वर्टिकल मोमेंटम यहाँ पे काम आ रहा है, या सिर्फ नॉर्मल मोमेंटम यहाँ पे काम आ रहा है। हॉरिजॉन्टल नॉर्मल के जो पैरेलल मोमेंटम है, नॉर्मल बोल रहा हूँ, आपके रिफ्लेक्टर के या मिरर के पैरेलल जो मोमेंटम है उस पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ठीक है बेटा? हाँ समझ में आ गया पूरा? चारों केस समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है फाइनल केस, केस 5, विच इज द जनरल केस। ये सरफेस है, लाइट इस पर आकर इंसिडेंट भी हो रही है, इंसिडेंट तो हो ही रही है, लेकिन जो इंसिडेंट लाइट है उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होता है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? आपको दे रखा है एब्जॉर्बिंग पावर या एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं इसको, एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू ए, रिफ्लेक्टिंग पावर is equal to small r, and transmitting power is equal to small t. अगर ये गिवन नहीं है, इफ नॉट गिवन, मतलब देखो अगर ए और आर दोनों गिवन होंगे तो टी तो अपने आप निकल ही जाएगा, है ना। जो लाइट ट्रांसमिट होगी वो उसमें तो मोमेंटम में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, इसलिए वो कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं। फोर्स कौन लगाएगा? वो जो एब्जॉर्ब हुआ और वो जो रिफ्लेक्ट हुआ, राइट। नाउ
अगर ए और आर दोनों दे रखा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको टी भी आप आराम से निकाल सकते हो। बट इफ ओनली ए और ओनली आर इज गिवन, क्या करोगे, एज्यूम टी इज इक्वल टू 0 अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन हो कि टी गिवन है। ठीक है, मतलब कि या बोल दिया हो कि ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तब अलग बात है, बट अगर मेंशन नहीं है तो टी को 0 मानकर, ओपेक ऑब्जेक्ट मानकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इफ ओनली ए और ओनली आर इज गिवन, तो टी को 0 मान लो, तो अपने पास सीधे से फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ए इज इक्वल टू 1 माइनस आर, है ना, क्योंकि ए प्लस आर प्लस टी कितना होता है, 1. है ना। चलो, तो अब इसमें आप बोलोगे कि बेसिकली इंटेंसिटी जो रिफ्लेक्ट हुई है वो क्या है, अगर यहाँ पे इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट है तो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आर आई नॉट, और इंटेंसिटी जो एब्जॉर्ब हुई वो कितनी हो जाएगी, ए आई नॉट, राइट, यही होगा ना। यही तो डेफिनेशन है ना एब्जॉर्प्टिव पावर की। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, हाँ इंटेंसिटी एब्जॉर्ब अपॉन आई नॉट, है ना। तो अब क्या करोगे, आप लिखोगे फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा मैंने इधर एक्स डायरेक्शन ले रखा है, इधर वाई डायरेक्शन ले रखा है, और मैं फोर्स इस सरफेस के ऊपर निकाल रहा हूं। रिफ्लेक्शन की वजह से आसान है, कितना, 2IA बाय सी, 2IA बाय सी इंटू, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो इंटू कॉस थीटा माइनस जे कैप, प्लस ये तो हो गया आपका फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो इसको 2IA की जगह, आई की जगह क्या यूज करना चाहिए, आर आई नॉट यूज करना चाहिए, है ना। प्लस एब्जॉर्प्शन की वजह से कितना होता है, एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है एब्जॉर्बिंग इंटेंसिटी कितनी है, ए आई नॉट, सॉरी स्मॉल ए आई नॉट इंटू ए बाय सी, ये एब्जॉर्ब हुआ, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आता है फोर्स में, मतलब कि साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। ध्यान देना है ए क्या है यहां पर, ए है आपका, ए के दो केसेस बनते हैं, दिस इज बेसिकली ईदर A2 और A1 कॉस थीटा, जहां A1 ये वाला एरिया है और A2 ये वाला एरिया है। समझ में आई बात। दोनों क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, जिसमें एक में तो लाइट इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है तो इसमें आपको A2 यूज करना पड़ेगा, और अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है तो आपको इसमें A1 कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा। समझ में आई बात, है ना। लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दो। बेसिकली इन दोनों में से जो भी आपके सरफेस के ऊपर पड़ने वाला जो क्रॉस सेक्शन है ना, लाइट का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना, लेकिन उस वाले सिर्फ उस उतनी लाइट का जो कि सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन की वजह से निकाल, रिफ्लेक्शन की वजह से ये फोर्स, एब्जॉर्प्शन की वजह से ये फोर्स, नेट फोर्स आ गया, आया कि नहीं आया, हाँ आ गया ना। तो ये अपना कॉन्सेप्ट बन गया। एरिया ए जो मैंने यहाँ लिखा है, ये दोनों ए की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मतलब आपको कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो, आपको जो उस पर्टिकुलर केस में सही लगता है वही यूज करना है। मतलब कि अगर आपके पूरे सरफेस पे गिर रहा है तो सरफेस का कॉस गिरेगा कॉस थीटा, और अगर सिर्फ एक सरफेस के पोर्शन पे गिर रहा है तो बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आई बात, ठीक है बेटा। हाँ स्क्रीन ब्लैक आ रहा है, रिचा अभी भी प्रॉब्लम है या बीच में कुछ देर के लिए हुआ था, सर अभी भी ब्लैक ही है। मतलब
बाकी कोई प्रॉब्लम है या सिर्फ आप ही को, सिर्फ उन्हीं को है? नहीं सर मेरा ठीक है। तो रिचा या तो अपने आप चाहो तो थोड़ा वेट कर सकते हो, उसका आपका इंटरनेट ऊपर नीचे हो रहा हो, या आप रीज्वाइन कर सकते हो। अगर उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आप अपना मोबाइल को रीस्टार्ट करके देख सकते हो, ठीक है। वैसे ये चैप्टर अभी खत्म हो गया थ्योरी वाइज, सिर्फ एक क्वेश्चन इसी रेडिएशन पे एक क्वेश्चन कराना है, बाकी खत्म हो चुका है। क्या करना है देखिए, ये कॉपी हो गया ना? नहीं सर। कर लो कॉपी जल्दी जल्दी। हो गया सर। हो गया, चलो। तो अब वैसे तो मैंने सारे ही केसेस कवर कर लिए हैं, तो कुछ अलग ही क्वेश्चन देना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करा के फायदा तो है नहीं, सीधे फॉर्मुला बेस्ड, बट एक थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन देते हैं। ये एक्चुअली एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। क्या है इसमें? बोला कि भैया एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस है r। क्या हुआ, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरीके से आती है और ये पूरी की पूरी बीम जो भी इस पे इंसिडेंट होती है, आपको दे रखा है कि इसका एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो 1 है। तो आपको बताना है कि अगर इंटेंसिटी I है तो फोर्स कितना होगा। फटाफट बताइए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। Sir, I into pi r square by c. क्या होगा, आप कंसिडर करिए इसके सामने एक सर्कुलर एरिया। इस सर्कुलर एरिया से जो भी लाइट पास होगी वो सारी सारी जाके यहाँ अब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब वो सारी रेस्ट पे आ जाएगी। मतलब इस सर्कुलर एरिया से जो भी बीम पास हो रही है, जो भी लाइट रेस पास हो रही है, उसका मोमेंटम इसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्योंकि इसका रेडियस भी r होगा, इसलिए आप बोल सकते हो कि फोर्स कितना हो जाएगा, आई a बाय सी, ए की जगह पाई r स्क्वायर बाय सी। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। इजी क्वेश्चन। ओके, इसका अगला पार्ट, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट एच सी वर्मा का ही है। वो क्या है? वो है सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ, पिछले प्रॉब्लम को सॉल्व करिए अगर आपका ये जो एब्जॉर्प्टिव पावर है ना वो 0 हो जाए एंड रिफ्लेक्टिंग पावर आपका 1 हो जाए। लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही बल्कि सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ दिस बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। पिछला वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें आपको काफी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। क्या है सोचिए, आपके पास ये एक स्फीयर है जो कि 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब नाउ इमेजिन करिए वो लाइट जो यहां आकर इंसिडेंट हुई है। अब ये लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, अलग अलग पॉइंट्स पे जो लाइट इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी, राइट? है ना? समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इसमें स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। क्या करेंगे आप बोलेंगे लेट से ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, हमने यहां पर एक डी थीटा एंगल का ऐसे स्ट्रिप काट लिया।
ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी थीटा हो जाएगा। ठीक है। और ये एरिया जो सरफेस का एरिया है जिसको मैं A1 से रिप्रेजेंट करता आ रहा था अभी तक, ये A1 कितना आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R साइन थीटा, क्योंकि इसका रेडियस तो कैपिटल R साइन थीटा होगा, है ना, क्योंकि ये R है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा कैपिटल R साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, इनटू R d थीटा, ये इसका टोटल एरिया होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अरे यार इसका रेडियस सोचो ना, इसका रेडियस स्मॉल r कितना होगा, जो रिंग बनी है उसका रेडियस कितना है r साइन थीटा है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर चुके हो। इसका रेडियस है r साइन थीटा, कैपिटल R साइन थीटा, तो 2 पाई कैपिटल R साइन थीटा इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस इज R d थीटा, उससे आपको ये वाला एरिया A1 मिल जाएगा, ये पूरा एरिया A1 मिल गया। ठीक। तो जो बीम इसके ऊपर आ रही है उसका एरिया कितना हो जाएगा A1 cos थीटा। तो इसके ऊपर जो छोटा सा फोर्स लगेगा DF, दैट विल बी इक्वल टू ध्यान दीजिएगा 2 I A1 cos थीटा बाय C cos थीटा का एक और cos थीटा। ये समझ में आया? 3 cos थीटा कहां से आ गया? ध्यान दो, ये जो पहला cos थीटा है ये तो आपके बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के काम आएगा, राइट, है ना? समझ में आ रही बात? यार प्लीज यार यहाँ पे अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। यहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा, जो पोर्शन समझ में आया हाँ, जो नहीं समझ में आया ना। हाँ सर। सबको ये पहला वाला, बाकी दो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, पहले सिर्फ पहला वाला, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया उससे छोटा होगा थोड़ा सा। हाँ सर। हाँ। अब दूसरा cos थीटा क्यों आया? दूसरा cos थीटा में आपको देखना पड़ेगा कि ये 2 भी है ना, ये 2 cos थीटा है बेसिकली। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इधर चेंज नहीं हुआ है, इधर वाला मोमेंटम पहले इधर था फिर इधर हो गया, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा PI cos थीटा माइनस माइनस cos थीटा, इसलिए 2 cos थीटा आया। समझ में आ रहा है ये? पहले कंपोनेंट कट चुका है ना वो। पहले बीम का एरिया निकाला, अब फोर्स का मोमेंटम का कंपोनेंट किया। अच्छा हाँ। This cos theta is for a cross section area of beam. This cos theta, this 2 cos theta is for momentum का component. अरे यार हाँ यहां भी तो किया था ना बेटा, कहाँ गया रिफ्लेक्शन वाले केस में, ये cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ भी आया था ना, ये a cos थीटा क्या था बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके बाद cos थीटा जेकब करके 2 cos थीटा जेकब करके क्या निकाला आपने? हाँ समझ में आ गया? हाँ। ओके, 2 cos थीटा तो क्लियर हो गया। अभी तीसरा cos थीटा कहां से आ गया सर? देखो भैया, ये जो आपने एरिया सिलेक्ट किया है ना, ये एरिया हर जगह सेम डायरेक्शन में नहीं है। ये DA भी यहां पर इस तरफ है, यहां पर इस तरफ है, यहां पर अंदर की तरफ है ना? समझ में आई बात? ये जो रिंग है वो रिंग कुछ ऐसी है, राइट। तो यहां पर फोर्स ऐसे लग रहा है, यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा है, बेसिकली सारे के सारे फोर्स एक कोन के सरफेस के अलॉन्ग लग रहे हैं, राइट। यस सर। तो उन सबका अब आपको एक्सियल कंपोनेंट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? ये जो फोर्स निकाला है, यहां तक जो फोर्स निकाला है, ये तो नॉर्मल कंपोनेंट है फोर्स का, राइट। नॉर्मल कंपोनेंट चेंज इन मोमेंटम का, लेकिन ये नॉर्मल कंपोनेंट हर जगह पे अलग अलग है ना? है ना? तो अब उन सारे के सारे जो फोर्स जो ऐसे लग रहे हैं, कोन बनाते हुए लग रहे हैं, उन सबका एक्सियल कंपोनेंट निकालोगे तो एक और cos थीटा सबका आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है।
ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आई बात? हाँ, अगर आपसे कोई बोलता प्रेशर बताओ तो क्या लिखते? प्रेशर में आप लिखते 2IA1 cos थीटा बाय C cos थीटा अपॉन A1। समझ में आई बात? प्रेशर ये लिखते, ये P मोमेंटम नहीं, प्रेशर है, ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा। लेकिन प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स मिल जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि एरिया हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में, राइट? फोर्स इज नॉट इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये प्रेशर इनटू एरिया फोर्स कब होता है? जब प्रेशर यूनिफॉर्म है, वो तो है यहाँ पर, बट एरिया भी तो यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, एरिया भी तो प्लेन होना चाहिए ना। यहाँ तो प्लेन एरिया है ही नहीं, कर्व्ड एरिया है। आप सोचो, एक पूरे के पूरे स्फीयर पे अगर बाहर से आप सेम प्रेशर लगाओगे तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होता है ना। हाँ सर। क्योंकि यहाँ से प्रेशर इधर लग रहा है, यहाँ से प्रेशर इधर लग रहा है, तो दोनों का फोर्स कैंसिल हो गया। प्रेशर तो कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि स्केलर है, बेटा फोर्स कैंसिल हो गया। तो वही बात है, आपको ये वाला जो ये आखिरी वाला जो कॉस थीटा ना, ये सबसे कम समझ में आता है। बट वो क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है प्रेशर। इस रिंग का भी, जो रिंग अपन ने जो एलिमेंट काटा है, उस एलिमेंट में भी हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है प्रेशर, राइट? फिर अलग अलग डायरेक्शन है फोर्स है। तो इसलिए उन सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्सियल कंपोनेंट लिया, तो आपका यहाँ पे एक और कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ A1 की वैल्यू डालोगे, जो कि A1 नहीं, बेसिकली DA1 है, लेकिन मैं DA1 लिख देता तो एक और झमेला होता, तो इसलिए मैंने A1 ही लिख दिया उसे, ठीक है। तो आपका DF जो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट्स इनटू साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, राइट? फिर आप फोर्स निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ DF, कहाँ से कहाँ, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करोगे? थीटा को आप वेरी करोगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। आपका पूरा ये सेमी सर्कल अकाउंट में आ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक हेमीस्फीयर काउंट पूरा काउंट हो जाएगा ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने में। इससे आपको मिलेगा क्या? इंटरेस्टिंगली, ये सारी मेहनत करने के बाद फोर्स आता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, I पाई आर स्क्वायर बाय सी। हा, वही आता है जो कि इस केस में आया था, ठीक है? समझ में आई बात? हाँ। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना तो आता ही आपको होगा, आपको कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? कॉस थीटा को यू मान लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा डी थीटा से मल्टीप्लाई, और आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना बेटा? हाँ सर। ठीक है। तो ये अपना फोर्स जो है, ये इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर बाय सी आया, उतना ही आया जो कि हमारे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन के केस में आया था। क्योंकि इतना अच्छा आंसर आया, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन बार बार थोड़ा ना करेंगे, उसका आंसर याद रखेंगे, है ना बेटा? कि अगर आगे दोबारा से यही क्वेश्चन आए, लेकिन ध्यान देंगे, ये सिर्फ स्फीयर के लिए काम करेगा। अगर आप कोन पे लगा दोगे तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, कोन के लिए टेक्निक सिमिलर रहेगी, बट कोन पे आपको ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ओके? क्योंकि कोन में थीटा वैरी नहीं करेगा, कोन में थीटा कांस्टेंट रहेगा ना, कि वैरी करेगा? जो भी है, फोर्स जो है वो I पाई आर स्क्वायर बाय सी आता है स्फीयर के केस में, बोथ इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन। तो सोचिए, अगर एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा होगा तो फोर्स कितना आएगा? मान लो 50% लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, 50% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस केस में फोर्स कितना आएगा? इतना ही आएगा ना भाई, इतने हाँ क्योंकि एब्जॉर्ब लाइट भी इतना ही फोर्स लगा रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट भी इतना ही फोर्स लगा रही है, तो आधी एब्जॉर्ब आधी रिफ्लेक्टेड भी इतना ही फोर्स लगाएगी, है ना? चलो फिर ये वाला चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन को 1.5 क्लास लगेगी,
ठीक है। और अगर मैं उसमें आपका एक्सरे भी करा दूं तो 2 क्लास पूरा लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका अपना न्यूक्लियर फिजिक्स और वो बचेगा, क्या नाम है इसका, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अच्छा